नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज जिन 3 प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम पड़ताल, सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइन्स के जरिए। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें जो है संसद से जुड़ी। देर रात आखिर क्या हुई बात? जी हां, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा की अगर हम बात करें तो कल देर रात करीब 1 बजे के बाद भी पार्लियामेंट कल चली है। और उसमें आखिर किन किन सांसदों ने अपनी बात रखी और किस तरीके से पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। महिला सांसदों ने क्या कुछ कहा है महिला आरक्षण को लेकर और किस तरीके से विपक्ष कर रहा है इसका विरोध, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप के बाद अब धमकी का दौर शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में धमकी दी गई है। आखिर ये क्या धमकी है, वोटर्स को किस तरीके से धमकी दी जा रही है, उनको डराया जा रहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि ईरान ने उनकी शर्त मान ली है। अब कौन सी शर्त की बात कही जा रही है और इसको लेकर ईरान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि कहते हैं कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता बल्कि एक पूरा समाज आगे बढ़ता है। और इसीलिए विकसित राष्ट्र का संकल्प हासिल करने में महिलाओं की भी अहम भूमिका होगी, जिसे हम आधी आबादी कहते हैं। अब बात हो रही है उसके अधिकारों की, जिसके लिए केंद्र सरकार ने बीते कल 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए, जिससे महिलाओं को उनका पूरा हक जल्द से जल्द मिल सके। अब इन 3 दिनों की बात करें तो 3 दिनों के इस विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसमें महिला आरक्षण और परिसीमन पर पक्ष और विपक्ष इस समय आमने सामने है। कल भी महाबहस का पूरा दौर देखने को मिला है। पक्ष विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं उन्होंने अपनी अपनी बात कही। बीते कल संसद की कार्रवाई देर रात तक भी चली, जिसमें सांसदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, फिर चाहे वो सांसद पक्ष के हों या विपक्ष के, और अपनी अपनी बात सभी सांसद रखते हुए नजर आए। जिसके बाद अब ये बहस जो है वो आज भी जारी रहेगी। 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी और शुरू होते ही सभी की नजर इस पर बनी हुई है, क्योंकि इस बहस के बाद होगी वोटिंग। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। तो लोकसभा में महाबहस कहीं ना कहीं देखने को मिली और संसद के इस विशेष सत्र की अगर हम बात करें तो तीनों विधेयकों पर आज भी चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद वोटिंग होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बीते कल चर्चा में हिस्सा भी लिया था और इसके साथ ही विपक्ष के भी कई सांसदों ने अपनी बात कल रखी, जिसमें अर्जुना मेघवाल ने सबसे पहले इस विधेयक को पेश किया, इन तीनों विधेयकों को। और उसके बाद लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो वो 850 तक बढ़ सकती हैं। चर्चा के बाद वोटिंग होगी और कल देर रात तक ये चर्चा चली है। तो सीधे तौर पर 815 सीटें राज्यों से और इसके साथ ही 35 सीटें यूटी से होंगी। तो लोकसभा सीटें बढ़ाकर के 850 करने का भी इसमें प्रस्ताव है। तो आखिर आज क्या कुछ खास है वो हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में अपनी बात रखी और इस दौरान वो विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो देश की आधी आबादी जिसे हम कहते हैं 50% जनसंख्या, वो भी नीति निर्धारण का अब हिस्सा बननी चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन विरोध करने वाले लोगों को आगे आने वाले भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल क्या कुछ कहा है। विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे
उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। तो बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर ये तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के आरोपों पर जमकर पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि परिसीमन पर विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है। परिसीमन के बाद जो दक्षिणी राज्य जिनकी तरफ से सबसे ज्यादा परिसीमन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी, उनकी शक्ति बढ़ेगी। और इसके साथ ही कहा कि 129 से बढ़कर 195 सीटें हो जाएंगी वहां पे। एक बार सुनाते हैं आपको अमित शाह ने क्या कुछ कहा बीते कल। दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो अमित शाह ने समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से दक्षिणी राज्यों की शक्ति जो है वो परिसीमन के बाद बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ ही जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से ये तमाम बयान दिए गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बाकी सांसद वहां पर मौजूद थे पक्ष और विपक्ष के, वो भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। और इस दौरान कंगना रनौत ने अपने एक पुराने विवाद को याद दिलाया और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने पिछड़े तबके का मुद्दा उठाती हुई नजर आई है। एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें 2 चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया और इतनी जल्दबाजी क्यों? ये हमारे देश की सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। यह अनिवार्य है। 2024 में जब मुझे टिकट मिला था तो मेरा एक फोटो लगाकर उसके नीचे कांग्रेस के प्रवक्ता ने लिखा था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। ये कांग्रेस की जो नीच सोच है उसको मंडी के लोगों ने, मंडी की बहन बेटियों ने जो है तब तमाचा मारा जब इसके रिजल्ट आए और दिखाया कि ये भारत की भूमि है, यहाँ बेटियों का अपमान करना जो है किसी पाप से भी बढ़कर है। तो सीधे तौर पर कंगना रनौत ने उनके साथ जो पुराना विवाद हुआ था, कांग्रेस ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी, कंगना रनौत की एक फोटो लगा करके उस पर वो हमलावर होती हुई नजर आई। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र मिश्र और साथ ही डॉक्टर सुयश शर्मा। आप दोनों के पास चलते हैं सीधा। सबसे पहले डॉक्टर सुयश, आपके पास में आना चाहेंगे कि बीते कल की कई सारी जो बयान थे पक्ष और विपक्ष के, वो हमने अपने दर्शकों को सुनाए, जिसके बाद में अब आज का दिन जो है, आज का दिन भी काफी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी ये जो महाबहस जिसे हम कह रहे हैं महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर के, वो आज भी जारी रहेगी, जिसके बाद में आज वोटिंग भी होगी। सुयश।
जी कृतिका, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जैसा कि आपने दर्शकों को दिखाया और कल से लगातार पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से, चाहे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या अमित शाह की हो या मोदी सरकार ने तमाम मंत्रियों के द्वारा की गई हो, लगातार उनकी ये कोशिश है कि वो ये समझा सकें कि ये जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी किसी को हानि नहीं होगी और आप महिलाओं को आने तो दीजिए। और जिस तरीके से आपने देखा कि कल रात को भी ये जो बहस है ये लगातार सदन में चर्चा चलती रही, गर्मा गर्मी रही, रात्रि के लगभग 1:30 बजे तक सदन चला और अब आज की अगर बात करें तो आज 11 बजे से फिर से सदन में ये चर्चा शुरू हो जाएगी और लगभग 4 बजे के आसपास इस पर वोटिंग होगी। और अगर हम बात बहुमत की करें तो जी हाँ, 2/3 बहुमत चाहिए इसको जारी करने के लिए। तो लगातार अगर सरकार की बात करें तो सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो तमिलनाडु का जामा पहनाने की कोशिश करे, विपक्ष के तमिलनाडु को इसमें साउथ की सीटें इससे चली जाएंगी, तमिलनाडु को इसमें नुकसान होगा। तो कल गृह मंत्री ने खुद आकर के, अमित शाह ने इसमें आकर के कहा और साफ तौर पर पूरे साफ तरीके से, जिस तरीके से छोटे छोटे शब्दों में या पूरे साफ तरीके से उन्हें समझाया, आंकड़े देकर के समझाया कि किसी का भी इसमें नुकसान नहीं होगा। एक बार आप इसको समझने की कोशिश कीजिए परिसीमन को, इसमें किसी भी प्रकार से किसी को तकलीफ नहीं होगी। देखिए, महिलाएं हैं, महिलाओं को एक बार मौका मिले, अवसर मिले तो ये भारत की बेटी है, भारत की महिलाएं हैं, यकीनन पूरे विश्व में अपना परचम फहराएंगी। लेकिन जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप इसको ये मत समझिए कि हम क्रेडिट लेना चाहते हैं, सरकार इसका क्रेडिट लेना चाहती है, हम इसका क्रेडिट पूर्ण रूप से आपको देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि आपने कहा कि लगातार विपक्ष की ओर से इस बात को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, मानो कि विपक्ष ने ये ठान रखी है कि उन्हें किसी भी तरीके का कोई जो तर्क है उसको ना माना जाए और आज भी देखा जाएगा। आप देखिए, अपने तरीके से लगातार चर्चा लोकसभा में रहेगी और आप देखिए 4 बजे के आसपास जब वोटिंग होगी तब निकल करके आएगा कि इस बिल को लेकर के क्या कुछ। और भारत में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि भारत की बेटियां, भारत की महिला अब शांत नहीं रहेंगी, चुप नहीं रहेंगी, क्योंकि रसोई से लेकर के संसद के भवन तक का जो सफर है वो अब तय कर चुकी है और अब यकीनन आप जो ये देखेंगे 2029 में, उसमें आने का इंतजार भारत की महिला को ही नहीं, भारत के पूरे विश्व देखेगा कि किस तरीके से भारत की महिला नेतृत्व करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सुयश, और हमारे साथ में इस वक्त शैलेंद्र मिश्र भी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अब से कुछ देर पहले ही अगर हम देखें तो एक तरफ तो महाबहस लगातार जारी है लोकसभा में, बीते कल से और आज भी ये बहस होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से महिला आरक्षण 2023 को लेकर के एक अधिसूचना जारी की है, उस पर क्या कुछ खास है? देखिए, जब 2023 में महिला आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था दोनों सदनों में, तो उसके बाद इसको राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन ये एक्ट आगे प्रभावी नहीं हुआ था। अब उसे लागू कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि वो कानून अब पूरी तरह से लागू हो चुका है। आज हम जो देख रहे हैं, कल से जो जिस संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है, इसमें दरअसल ये कहा गया है कि इसे जल्दी लागू किया जाए, परिसीमन पुरानी जनगणना 2011 की जनगणना पर करके इसे लागू कर दिया जाए, जिससे कि 2034 का इंतजार न करना पड़े। एक तरह से 2029 के लोकसभा चुनाव में ही बड़ी हुई सीटों पर 1/3 महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। तो ये नया संशोधन के जरिए इसको हम देख रहे हैं कि संसद में डिबेट हो रहा है। विपक्ष की आपत्ति ये है कि जब पहले विधेयक आया था और पारित हो गया है, तो अब ये इस टाइमिंग पर ये विधेयक लाने की जरूरत क्या है, और इसको इस तरह से परिसीमन से जोड़ा गया है, सीटें बढ़ाने की बात कही गई है, जबकि 543 सीटों पर ही अगर इसे तुरंत लागू कर दिया जाता तो उसमें दिक्कत क्या थी। दूसरी बात यह है कि परिसीमन में दक्षिण के राज्यों का प्रभाव कम हो जाएगा, जिसको कल स्पष्टता से गृह मंत्री ने कहा कि ये गलत बात है। आप देखें, चाहे सीटों की संख्या की बात हो या प्रतिशत भागीदारी की बात हो, दक्षिण का प्रभाव कहीं कम नहीं हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सत्ता और विपक्ष अपने अपने तर्क दे रहा है, और उसमें तमाम महिला जो सांसद है वो हमने देखा है कि कल उन्होंने काफी बहस में हिस्सा लिया, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, और खासतौर पर उनकी भागीदारी खुद देखने को मिल रही है। अपने दर्शकों को अभी हाल ही में सुनाए भी, यानी कि बीते कल पक्ष विपक्ष आमने सामने था, महाबहस ये जारी रही और आज भी काफी कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी वो होगी, जैसा सुयश ने बताया, कि 4 बजे की जो वोटिंग होगी उस पर हर किसी की नजर बनी है। आप दोनों भी लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा इस महत्वपूर्ण खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और इसी के साथ चलिए रुक करते हैं अब हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव प्रचार जोरों शोरों से जारी है, लेकिन इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और अब भी
अब बात आ चुकी है धमकी तक। जी हां, वोटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वो भी खुलेआम, जिसका एक वीडियो भी सामने आ चुका है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी के नेता अफवाह फैलाकर वोटर्स को डराते धमकाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐप से वोटिंग पर नजर है और वोट किसे दिया है ये पता चल जाएगा। फिलहाल कार्रवाई करते हुए एक टीएमसी नेता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी सौरभ दत्ता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं टीएमसी की खुली धमकी। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में जो डर की राजनीति है उस पर अब रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। मतदाताओं को डराने का काम ममता सरकार कहीं ना कहीं कर रही है और जो वीडियो इस समय सामने आया है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उससे ये बड़ा खुलासा हुआ है। और ये सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 3 जगह का ये मामला सामने, जिसमें विधाननगर, मेटिया ब्रुज और कुलतली, ये 3 जगह का ये मामला सामने है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि ईवीएम से पता चल जाएगा वोट किसको दिया है। विधाननगर केस में निर्मल दत्त को हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उन्होंने कहा कि ऐप से वोटिंग पर नजर रखी जा रही है और वोट किस वोटर ने किसको वोट दिया है ये पता चल जाएगा। तो इस तरीके की अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, वोटर्स को डराया धमकाया जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर के पूरा एक वीडियो भी सामने आया है। लेकिन इसके साथ ही मेटिया ब्रिज में वोटर्स को किस तरीके से धमकाया जा रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। সকাল গিয়ে ভোটটা দিয়ে দেবে, ভোটের নাম এখানে নাম উঠে গেছে সবার, ঠিক আছে, একদম তৃণমূলে মারবে। আমরা কিন্তু ভোট দেখবো, ভোটের ছাপ্পাটা দেখবো, কোনা কোথায় কি পড়ছে না পড়ছে, কারণ খোলার টাইমে ঠিক বুঝতে পারবো। কারণ দেখো আমরা রাস্তা অবধি টেনে দিয়ে গেছি, ঠিক আছে। अरे आप लोग अगर वोट दीजिएगा हम लोग और कुछ कर सकते हैं। बिहार में तो इलेक्शन किया, ठीक है, 10,000 लिया। तो सीधे तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से जो टीएमसी के नेता हैं वो घर घर जाकर वोटर्स से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के साथ ही वो वोटर्स को धमकाने की कोशिश करते हुए इस समय नजर आए। लेकिन आज का वोटर जो है वो इस वक्त पूरी तरह से जागरूक हो चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, गंभीर आरोप लगाए गए, उसके बाद में अब ये धमकियों का दौर शुरू हो चुका है। वोटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप किस पार्टी को वोट दोगे ये पता चल जाएगा। कृतिका, देखिए यही बंगाल के चुनाव है, हर बार ऐसा ही होता है, ऐसा ही आरोप है सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ। लेकिन इस बार चेंज क्या है, इस बार अलग क्या है? इस बार अलग ये है कृतिका, जब धमकाते हैं तब उन्हीं के साथ जो लोग जा रहे हैं वीडियो बना रहे हैं। अगर ये वीडियो जब आया है, सामने आया है, जो धमका रहा है, तो उसके साथ में उस ग्रुप में ही कुछ किसी ना किसी ने इस वीडियो को उठाया है, जैसे भी हो। तो जो 3 वीडियो हमारे पास आए हैं, जिसमें से एक विधाननगर का है, काउंसलर निर्मल दत्त जहां पे अरेस्ट भी हो चुके हैं, और ये जो 2 वीडियो है मेटिया ब्रुज का सुजय दे और कुतुब मोल्ला जो कुलतली के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और इसमें ये लोग क्या दावा कर रहे हैं? ये दावा कर रहे हैं कि आप लोग जहां भी वोट डालोगे, अगर टीएमसी को नहीं वोट डालोगे तो हमें पता चल जाएगा, फिर आपका खैर नहीं। आप लोगों को घर दिया है, आप लोगों को घर जिन्हें जो तब कोई कलर, पॉलिटिकल कलर नहीं देखा गया, अब हमारी बारी है, अब हमें वोट दो। ये सीधी तौर से चुनाव आयोग का भी कहना है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको वो हल्के से नहीं देख रहे हैं, गंभीरता से देख रहे हैं। इसलिए निर्मल दत्त जो काउंसलर के हस्बैंड हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और इन दोनों घटनाओं के भी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा ही चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है। और बीजेपी का कहना यह है कि आप जैसे जैसे ये डराने धमकाने के काम चल रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनका वीडियो भी सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी मान रही है कि ये उनके लिए पॉजिटिव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सौरभ दत्ता इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ न्यूज पंच में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल संघर्ष विराम है और एक बार बातचीत भी हुई, पर वो पूरी तरह से फेल रही। जिसके बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक नया दावा कर दिया, एक नया दावा करते हुए नजर आया और उनका कहना है कि ईरान अमेरिका की तरफ से जो सभी शर्तें हैं उन शर्तों पर वो राजी हो गया है और जल्द ही डील भी फाइनल हो जाएगी। हालांकि ईरान की ओर से अभी तक इस पर किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि ईरान शुरू से ही इस पर इनकार करता रहा है। पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान परमाणु डस्ट लौटाने पर सहमत है और इसी पर करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं क्या यूरेनियम सौंपेगा ईरान। तो जी हां, इस तरीके का ये बड़ा दावा इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान जो है वो यूरेनियम सौंप देगा अमेरिका को। और ये भी कहा गया कि हमारी शर्तों पर ईरान जो है वो पूरी तरह से इस समय राजी हो चुका है। हालांकि ईरान की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया। एनरिच्ड जो यूरेनियम है वो सौंपने को ईरान तैयार हो गया है। दरअसल एक मीडिया को बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही युद्ध विराम भी हो सकता है और ईरान पर सख्त कदम जरूरी है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने कि ईरान को परमाणु हथियार ना मिले। ईरानी मीडिया ने हालांकि इस पूरे दावे को झूठा बताया है और हालांकि ईरान की तरफ से फिलहाल किसी प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया है। एक बार आपको सुनाते कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्या कुछ कहा था। Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. और चलिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन का ताजा अपडेट उनसे लेते हैं। अखिलेश, जो बयान, जो दावा इस समय किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, आखिर कितनी सच्चाई उसमें नजर आती है? क्योंकि ईरानी मीडिया तो इस बयान को झूठा बता रही है, हालांकि ईरान का जो प्रशासन है उसकी तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है इसे लेकर। देखिए, इस पर ईरान की प्रतिक्रिया तभी आएगी जब ईरान एक मन बना लेगा, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक दबाव बना रहे हैं ईरान पे और डोनाल्ड ट्रंप का जो बॉटम लाइन है वो यही है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना है और न्यूक्लियर हथियार आगे वो न बना पाए, इसके लिए उनके पास जो 440 किलो का जो प्रोसेस्ड यूरेनियम है, 60% जो प्रसंस्कृत यूरेनियम है, उस प्रसंस्कृत यूरेनियम को ईरान के पास नहीं होना चाहिए और उसे कहीं और स्थानांतरित करना होगा। यह अमेरिका ईरान पे दबाव बना रहा है। इसके बाद रूस ने, व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति है, उन्होंने एक ऑफर दिया था कि हम ईरान का जो प्रोसेस्ड न्यूक्लियर मटेरियल है वो हम अपने पास रख सकते हैं, तो वो ईरान के पास नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक अमेरिका इसके लिए राजी नहीं है। तो निश्चित तौर पे यह एक एग्रीमेंट का एक बिंदु होगा कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर मटेरियल नहीं रहना है तो वो किस पे रहना है, कहाँ रहना है। अमेरिका अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का संकेत है वो संकेत ये है कि वो अमेरिका के पास रहेगा। ईरान इसके पास इसके लिए तैयार होगा नहीं होगा, यह बात लगता है कि इस बात पे विचार होगा। अभी एक और भी बात आ रही थी पिछले कई दिनों से कि देखिए अमेरिका का कहना था कि 20 साल के लिए कोई प्रोसेसिंग ईरान नहीं करेगा। ईरान का कहना था कि 5 साल के लिए हम कर रहे हैं, नहीं करेंगे। तो इस पर कोई मिडवे बन सकता है कि नहीं बन सकता है, लेकिन इतना तय है कृतिका कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति की तरफ से जो प्रस्ताव आया है, ईरान उस पर विचार कर रहा है और अपना विचार पुख्ता करने के मामले में वो हो सकता है कि नेगोशिएटिंग टेबल पे अपने प्रस्ताव सामने रखे, क्योंकि जो आमने सामने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो नेगोशिएशन हो रहा है वो कहीं पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और साथ ही ईरान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है इस पर भी नजर रखिएगा। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो दावा कर रहे हैं कि ईरान जो है वो उनकी शर्तों पर राजी हो चुका है, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार इस समय लगातार बना हुआ है और नजर इस खबर पर बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।